वीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईएमआई के बारे में और ईएमआई कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कहानी लिखी है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ईएमआई रिलेटेड कंसेप्ट, उसका सूत्र कैसे निकालते हैं, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना आदि समझ में आएगा। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। ईएमआई यानी समान मासिक किस्तों का गणित। एक क्लासरूम है, वर्ग है, उसमें छात्र बैठे हैं। शिक्षक क्लास में इंटर करते और ईएमआई पढ़ाना चालू करते। शिक्षक कहते हैं, छात्रों आज हम ईएमआई होता क्या है, ईएमआई कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या है आदि के बारे में पढ़ेंगे। ईएमआई, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसे हम हिंदी में समान मासिक किस्त कह सकते हैं। जब कोई उद्योजक या कोई आदमी बैंक से लोन लेता है तो लोन का पैसा तो पूरा एक साथ अक्सर मिलता है, मगर उसका कर्ज जो बड़ी रकम होती है एक बार ही देकर चुकाना कई बार मुमकिन नहीं होता। कितनों की सैलरी कम होती है तो बैंक, हाउस लोन आदि लिया गया लोन ठराविक सालों में हर महीने या हर साल एक फिक्स रकम देकर लोन की रकम और उस पर होने वाला ब्याज किस्तों में चुकाने की मोहलत देती है। हर महीने, हर साल बैंक को जो हम समान रकम किस्त के तौर पे देते हैं इसी को ईएमआई कहते हैं। अगर आपने बैंक से ₹P का लोन 8% प्रति वर्ष की दर से लिया है और वह n सालों में लोन चुकता करने के लिए बैंक को दिए जाने वाले हर साल के समान किस्त यानी ईएमआई की रकम हम निम्नलिखित सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र है दोस्तों, E बराबर P गुना R गुना 1+R का n-वा घात बटे 1+R का n-वा घात -1। यहाँ R यानी प्रतिशत प्रति वर्ष दर बटे 100, यानी छोटा जो R है ये, तो ये बड़ा R डिवाइडेड बाय 100 ये हम मानेंगे दोस्तों। और n यानी कुल लोन चुकता करने लगने वाले साल। तो यह हमने माना है कि बैंक को हर साल के अंत में हमें ईएमआई देना है, तो हर साल के अंत में देना है, इसलिए साल के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं। R बटे 100, कैपिटल R बटे 100। और अगर महीने का करना रहा तो हमें इस R बराबर एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। R बटे 12% है, यानी ₹1 का इतना होगा दोस्तों 100। तो ये सूत्र में लिखना पड़ेगा। और n उसी के हिसाब से अगर 5 साल दिया रहेगा, हर महीने हमें ईएमआई भरना है तो सालों को हमें महीने में परावर्तित करना पड़ेगा। तो 5 साल यानी 60 महीने होगी। अगर बैंक को हर महीने के तौर पे ईएमआई देना है तो ऊपर दिए हुए सूत्रों में रखो R बराबर 1 महीने का ब्याज दर। दोस्तों ये 1 महीने का ब्याज दर बराबर प्रतिशत प्रति वर्ष दर, यानी 1 साल का दर बटे 12 दोस्तों। तो ये बन जाएगा R बटे कैपिटल R बटे 1200। तो n लोन चुकता करने लगने वाले कुल महीनों की संख्या। एक छात्र ने शिक्षक से पूछा, छात्र मगर ये सूत्र कैसे निकाला है सर जी, क्या आप इसे समझा सकते हैं? शिक्षक, ये सूत्र समझने में बड़ी आसानी होगी अगर हम प्रेजेंट वर्थ या प्रेजेंट वैल्यू
और फ्यूचर वर्थ या फ्यूचर वैल्यू या कंसेप्ट समझते हैं। अगर एक आम की कीमत 10 रुपये है और वही समय एक सेब की कीमत 30 रुपये है, तो एक सेब के दाम में 3 आम आएंगे। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, एक आम बराबर 3 सेब। वैसे ही अगर आज 2 आम के लिए 20 रुपये देना पड़ रहा है, मगर 3 साल पहले 10 रुपये में 2 आम आते थे, तो आम के व्यापारी के नज़रिए से तो 3 साल पहले के 10 रुपये आज के 20 रुपये समान है। तो 3 साल पहले जो 10 रुपये थे उसके आज के हिसाब में प्रेजेंट वर्थ है 20 रुपये। विजय: सर जी थोड़ी उलझन है। शिक्षक: कैसी उलझन, बताओ क्या उलझन है। विजय: हमारे एक पड़ोसी के बेटी ने फैशनेबल एक पैंट 2000 रुपये में खरीद ली और उसी 2000 रुपये में मेरे 4 ढंग के पैंट आते हैं, तो क्या कह सकते हैं उसकी एक पैंट मेरे 4 पैंट के बराबर है। शिक्षक: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो विजय कहता है, मगर कैसे सर जी, उसकी पैंट में तो 100 जगह छेद है और मेरे तो पैंट ढंग की है। संजय: सर जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल उस लड़के की पैंट इससे ज़्यादा कीमती है। अगर कीमती नहीं है तो जब पड़ोसी की वह बबली वही पैंट जिसे 100 जगह ये फटी टूटी छेद वाली कहता है, वो पैंट पहनकर इसके घर के ठीक सामने से जब गुजरती रहती है तो अक्सर ये लगातार खिड़की से झांक कर क्यों देखता है। शिक्षक: बैठ जाओ विजय, मिल गया जवाब। अरे भाई, ये हर एक का निजी मामला है। अब कोई गरीब होते हैं तो कोई गरीबी के कारण ढंग के कपड़े अक्सर पहन नहीं सकता, तो कोई संस्कारों के गरीबों के कारण ढंग के कपड़े पहनते नहीं। तो विजय, यहाँ हम खाली कीमत के तौर पे कह रहे। विजय, यहाँ हम खाली कीमत के तौर पे कह रहे, तुम हर नज़रिए से मत तोलो, ज़रा नज़रें काबू में रखो। पड़ोसी की बुराई करते रहते हैं, इसलिए तो शहरों में अक्सर एक पड़ोसी का दूसरा पड़ोसी मुंह तक देखना पसंद नहीं करता। अक्सर यहाँ पड़ोसी होते ही नहीं। तो अजय कहता है, सर जी ये तो हर दिन देखता है और मुझे तो लगता है पसंद भी करता है। तो उतने में कला खड़ी होती है। कला एक छात्र है, तो कला खड़ी होती है, वो कहती है, हाथ खड़ा करती है। तो शिक्षक बोलते, बोलो कला क्या है। कला कहती, सर जी आपने तो बिल्कुल कहा कि कोई संस्कारों के कारण ढंग के कपड़े नहीं पहनता या कोई गरीबी के कारण, मगर दूसरों के संस्कार निकालने वाले सर आप भी संस्कार निकाल रहे, ये भी निकाल रहे, सारा दोष औरतों पर क्यों। आप जब वो घर से बाहर निकालती है तो ये इतना संस्कार है तो क्यों देखता है इसकी तरफ। तो सर इसमें बिल्कुल पितृसत्ता का नज़रिया आता है और हमारे समाज में जो ढंग के कपड़े भी पहनते हैं उन पर भी कई बार अत्याचार हुए, सितम हुए और बलात्कार के मामले भी कई है। तो एक छात्र खड़ा होता है, छात्र बोलता है, सर जी ये बिल्कुल ये हमें को EMI का खाली सूत्र पढ़ाओ, ये इधर उधर की बातों में भटका रहे हैं सर जी, इसे बैठने को कहो। तो शिक्षक कहते हैं इसका और तो वह छात्र कहता है, सर जी इसका और गणित का क्या लेना देना है। तो शिक्षक कहता है, बेटा गणित सिर्फ आंकड़ों से उलझना नहीं है, अगर गणित से तर्क शक्ति ना बढ़े जाए, विवेकपूर्ण विचार, रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा ना मिले,
तो खाली बेजान आंकड़ों का मानव के जिंदगी में मूल्य ही क्या रह जाएगा। तो गणित का एक मकसद ये भी है कि दोस्तों तर्कपूर्ण सोच, रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना। तो वो छात्र वगैरह बैठते, शिक्षक शांत रहो, आप इधर ध्यान दो, आप इधर उधर की बातें जो भी करेगा उसे क्लास से बाहर भेजा जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। सारे छात्र शांत हो जाते, किसी को बाहर जाना है तो पहले बताओ। तो उतने में विजय, सर मुझे जाना है। शिक्षक, क्यों? विजय, सर जी सब क्लास ने मिलकर मेरी क्लास ले ली, और कितना पढ़ूँ? शिक्षक, विजय आप बाहर जाओगे तो ये सारे छात्र और क्लास लेंगे तुम्हारी भलाई बैठने में, इसलिए बैठ जाओ। विजय बैठता है। तो चलो प्यारे छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज का दर है 10%, आर बराबर 10% प्रतिवर्षीय, और वह हर साल कायम रहता है। अगर हम P रुपये बैंक से ब्याज पे लेते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते हैं, और 2 साल बाद ब्याज सहित लौटा देते हैं, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो हमें देने पड़ेंगे P रुपये मूलधन और उस पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कुल मिलाकर हमें देने पड़ेंगे P गुना 1 + R/100 उसका n घात बराबर, तो ये हो जाएगा R/100 को हमने स्मॉल r माना है, तो ये हो जाएगा P गुना 1 + R/n, यानी P गुना 1 + R का n घात, इतने रुपए देना पड़ेगा। अगर हम वही लोन जब लिया उसी समय लौटा देते हैं, तो हमें बस जो बैंक से P रुपये लिए थे वही वापस करना होगा, उस पर कुछ ब्याज नहीं देना होगा। ये हम सिर्फ उदाहरण के तौर पे दे रहे, वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं तो बैंक पागल का करार दे देंगे। यानी बैंक लोन के संदर्भ में आज के P रुपये बराबर n साल बाद के P गुना 1 + R/n बन जाएंगे दोस्तों। जैसे हम एक सेब के दाम में 3 आम आते हैं, तो एक सेब बराबर 3 आम, ये दाम के तौर पे हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आज अगर हम लोन चुकता करने के लिए P रुपये देना पड़ रहा है दोस्तों, और वही लोन P रुपये का चुकता करने के लिए हमें n साल बाद कितना रुपये देना पड़ेगा? तो P रुपये और उसके ऊपर होने वाला ब्याज मिलाकर ये मिश्र धन, कुल ये P गुना 1 + R का n घात, ये जो भी आएगा उतने रुपए देने पड़ेंगे। तो आज के P रुपये यानी n साल बाद के P गुना 1 + R/n। तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। आज के P रुपये की फ्यूचर वैल्यू n साल बाद क्या होगी? P गुना 1 + R/n। तो इस टॉपिक में हम इसे फ्यूचर वैल्यू कहेंगे। इस टॉपिक के संदर्भ में हो सकता है फाइनेंस में थोड़ा अलग कंसेप्ट हो फ्यूचर वैल्यू का और प्रेजेंट वैल्यू का, मगर इस टॉपिक के संदर्भ में हम इसे कह रहे। तो इसमें P गुना 1 + R/n को P रुपये का n साल बाद का फ्यूचर वर्थ या फ्यूचर वैल्यू हम कहते। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू गुना P यानी प्रेजेंट वैल्यू है आज की, गुना 1 + R/n। ये क्या है दोस्तों? 1 रुपये का n साल बाद R% प्रतिवर्षीय दर से होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, और 1 रुपया मिलाकर जो कीमत होती है, यानी 1 रुपये का मिश्र दान n साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज से, जिसमें R क्या है दोस्तों? ब्याज दर है प्रतिवर्ष प्रति साल, ये प्रतिशत प्रतिवर्षीय ब्याज दर है R% प्रतिवर्षीय, यानी हर 100 रुपये को 1 साल बाद
आर रुपये देनी पड़ेगी। इसका मीनिंग होता है दोस्तों ब्याज दर का, ये मीनिंग होता है। तो मान लो एक मोबाइल पी रुपये को लेना है और उस पर दो विकल्प है, एक तो कैश से पी रुपये देकर खरीद लो या 8% प्रतिवर्ष दर से हर साल ई रुपये देकर n साल तक EMI पे खरीद लो। अब n साल में हमें लोन पे ली गई रकम और उस पे जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह मिलाकर EMI से चुकता करना पड़ेगा। अगर आज ही नगद खरीद लेते हैं तो पी रुपये देने पड़ेगी, मगर पूरे पी रुपये n साल बाद देना चाहेंगे तो हमें कुल कितने देने पड़ेंगे दोस्तों? तो n साल बाद तो पी रुपये और उसके ऊपर होने वाला ब्याज मिलाकर कितना होता है दोस्तों? P गुना 1+r/r/100 बराबर P गुना 1+r/n। इसे हमने r लिखा है तो r/100 को हम स्मॉल r लिखते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। अगर हम हर साल ई रुपये देते हैं तो n साल तक हमें वह EMI पे तौर पर देना पड़ेगा दोस्तों। हम पहले साल जब ई रुपये देते तो उसके n-1 साल बाद यानी लोन लेने के ठीक n साल बाद, पहले साल के n-1 साल बाद यानी कि दोस्तों लोन लेने के ठीक n साल बाद हमें ई रुपये और उस पर n-1 साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। तो ई रुपये और उस पर n-1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कितना होता है? तो वह होता है n-1 साल क्या मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्र धन। तो उसका फार्मूला क्या रहता है दोस्तों? अगर पी रुपये मूलधन है यानी हमने जो कर्ज पे ली रकम है उसे हम मूलधन कहते हैं, गुना अभी n साल बाद का मिश्र धन निकालना है यानी मूलधन और उस पर होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों हम उसका सूत्र क्या है? P गुना 1+r/100 यानी ये 1 रुपये का ब्याज दर होगा, ये ब्याज होगा n यानी P गुना 1+r/100 तो उसी हिसाब से दोस्तों अभी ई रुपये और उस पर लगने वाला n-1 साल का ब्याज मिलाकर कितना होगा? तो ये होगा मिश्र धन। यानी हमने n साल बाद जो कुल राशि देनी थी उसमें से ई गुना 1+r/n-1 का भुगतान पहले साल ई रुपये देकर ही अदा किया। पहले साल को जब हम EMI देते हैं तो उसके कारण हमें इतना रुपये दोस्तों लोन लेने के ठीक n साल के अंत में हमें देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये यानी हम कह सकते हैं कि पहले साल के ई रुपये देना और लोन लेने के n साल बाद यानी n साल के अंत में ई गुना 1+r/n-1 देने के समतुल्य है। इसलिए पहले साल के अंत में दिए ई रुपये का फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वर्थ उसके n-1 साल बाद यानी लोन लेने के ठीक n साल बाद क्या होगा दोस्तों? ये होगा ई गुना 1+r/n-1। तो उसी प्रकार जब हम दूसरे साल के अंत में EMI की रकम ई रुपये देते हैं तो उसके n-2 साल बाद यानी लोन लेने के ठीक n साल बाद हमें ई रुपये और उस पर n-2 साल का ब्याज मिलाकर दोस्तों हमें इतनी रकम देनी नहीं पड़ेगी।
तो दूसरे साल के अंत में दिए ई रुपये का लोन लेने के n साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, ई गुना 1 प्लस आर रेस टू, ये दोस्तों n-2 होगा, इधर n-2 इधर गलत हुआ है। इसी तरह से आगे बढ़ते तो तीसरे साल के अंत में ई रुपये का लोन लेने के n साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, इतना होगा। यानी तीसरे साल में हम जब EMI ई रुपये का भरेंगे तो उसके कारण हमें अंत में इतनी कीमत देनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। लोन लेने के n-1 साल के अंत में दिए ई रुपये का उसके 1 साल बाद यानी लोन लेने के n साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, उसी प्रकार से ये होगा दोस्तों। ये सबसे यानी क्या है दोस्तों, n-1 साल तक हमने जो EMI का हफ्ता दिया है n-1 बार, पहले साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, सो n-1 साल के अंत में भी ई रुपये का हफ्ता दिया है, वह ये सब हफ्ते और अंत में ई रुपये देने से n साल बाद में हमें कुल मिलाकर इतने रुपये देने नहीं पड़ते। यानी पहले पी रुपये और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से, यानी R=R/100 प्रति वर्ष की दर से जो हमें उस पर चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है, वह एक कुल देना नहीं पड़ेगा दोस्तों, तो पूरा लोन चुकता हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ई रुपये पहले साल जब देते हैं तो n-1 साल यानी ठीक लोन लेने के n साल बाद इतना देना नहीं पड़ता। तो इस सेकंड साल में जब ई रुपये देते हैं तो दोस्तों लोन लेने के ठीक n साल बाद इतने नहीं देने पड़ते। इसी प्रकार से n-1 साल के अंत में ई रुपये जो देते हैं उसके वजह से हमें n साल के अंत में ई गुना 1 प्लस आर इतने रुपये देने नहीं पड़ेंगे। और इस साल के अंत में हम सिर्फ ई रुपये देते हैं तो सारी की सारी इतनी रकम क्या हो जाएगी दोस्तों, चुकती हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों। तो अभी इसको रीअरेंज करती है, इसी को क्या लिख सकते हैं, ई कॉमन निकालते, तो ई कॉमन निकाला तो इधर रह गया 1। अभी इसमें से ई कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर, इसी प्रकार से 1 प्लस आर का वर्ग, सो ऑन 1 प्लस आर का n-1 n-1 तो अब हमें इसके सम बराबर कितना हो गया है दोस्तों, बराबर ये दाएं साइड पे जो है तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों हमें मालूम है कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सो ऑन प्लस x⁻m, जब x ग्रेटर देन 1 रहता है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, x⁻m + 1 - 1 बाय x-1 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। या ऐसा भी रहा 1 + m, इसको हम m² - 1 बाय m-1 लिख सकते हैं। 1 + m + m², इसको लिख सकते m³, इसका दो से एक घातांक बढ़ा दिया, उसमें से एक सबट्रैक्ट किया और ये जो कांस्टेंट रेशियो है m से गुना किया m मिला, इसको m से गुना करेंगे तो m²। तो ये क्या है ज्यामितिक श्रेणी है दोस्तों, ज्यामितिक श्रेणी है। और उसके पदों की हम यहाँ योगफल निकाल रहे, तो योगफल निकालने का सूत्र है ये m³ - 1 बाय m-1। तो उसी प्रकार से जनरल हमारा सूत्र हो जाएगा m² सो ऑन प्लस m⁻²
n अगर रहा तो इसका m ये घातांक की 1 से बड़ा हो n+1 -1 बटे m-1 दोस्तों। अब इसी हिसाब से दोस्तों हम इन सब का हम सम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है 1+r तो कॉमन अनुपात है दोस्तों, तो उसे गुना कर रहे हैं हम। फिर इसको 1+r करेंगे तो यहाँ ये मिलता है, इसको 1+r करेंगे तो गुना से 1+r से गुना करेंगे तो ये मिलता है। और इसका योग अब ये कितने टर्म है दोस्तों, n टर्म है, यानी हमारा फार्मूला बनेगा ये 1+r, ये जो कॉमन जो मल्टीप्लायर है या कॉमन रेशियो जो है ये 1+r और ये पूरे n टर्म है तो रेस टू n -1 बटे 1+r -1 यानी r हो जाएगा दोस्तों। तो इसके जगह हमें ये रखना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें मिलेगा ये फार्मूला। तो ये इससे क्या आ जाएगा e गुना, अब ये इसका योगफल आएगा 1+r रेस टू n -1 बटे 1+r -1 यानी ये हो जाएगा r बराबर p गुना 1+r रेस टू n। तो दोस्तों ये इसको सिंप्लीफाई यदि हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r क्या हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड पे हो जाएगा दोस्तों। तो यानी हमारा EMI क्या आ जाएगा P गुना R गुना 1+r रेस टू n और उससे इसे एक कम यानी 1+r रेस टू n -1 दोस्तों। तो दोस्तों अगर r और n काफ़ी बड़े तो मान लो काफ़ी बड़े मतलब 1+r रेस टू n अभी कुछ ये आ जाएगा तो उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इससे एक कम 4341, तो ये तो लगभग एक हो जाएगा दोस्तों। और फिर उस केस में क्या होगा, EMI अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P गुना R हो जाएगा। और P गुना R यानी दोस्तों क्या है, 1 साल का ये क्या है 1 गुना P गुना R यानी R बटे 100 है, तो R बटे 100 की जगह हमने R लिखा है। तो ये क्या है दोस्तों 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज है दोस्तों। तो जब R और N काफ़ी बड़े हो गए तब हम लिख सकते हैं EMI इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सरल ब्याज, 1 साल का सरल ब्याज दोस्तों। तो 1 साल का सरल ब्याज हम इसको S1 कहते हैं, S1 लिखते हैं दोस्तों। तो पहला हफ्ता EMI का पहला हफ्ता, EMI के सारे हफ्ते समान रकम के होते हैं तो हम उसे पहला हफ्ता बराबर दूसरा हफ्ता बराबर तीसरा हफ्ता सोन EN इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं। ये E1 मतलब 1 साल बाद EMI का जो हफ्ता देना है वह, E2 मतलब ऐसे, तो ये सब हफ्ते EMI में समान नहीं होती। तो दोस्तों E1 बराबर S1 आ गया। और दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P गुना 1+r बटे n, सॉरी दोस्तों r बटे n। अब ये तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन मिलाकर क्या है दोस्तों, ये मिश्र धन है। n साल बाद P रुपये का मूलधन R% प्रति वर्ष की दर से n साल बाद का मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन यानी मूलधन
और n साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर इतनी रकम हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं हम, अब ये डिनोमिनेटर जो है इसको लिख सकते हैं p गुना 1+r बटे 1+r⁻n-1। दोस्तों न्यूमरेटर यानी अंश, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और छेद, इन दोनों को हमने क्या किया है दोस्तों, इसमें p से गुना किया है। तो p बटे p तो एक है, एक से गुना करने से किसी भिन्न का ये नहीं होता दोस्तों, कीमत बदलती नहीं। और ये है n साल का मिश्र धन, हम उसे अमाउंट अंग्रेजी में कहते, और n साल बाद की है इसलिए हम n सालों की है कुल, ये n से लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो मिश्र धन, देखो दोस्तों p गुना 1+r⁻n ये हो गया मिश्र धन, ये n, और उसमें से माइनस p होगा, p गुना 1 माइनस होगा यानी -p, यानी मूलधन सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज n साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट n साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इनिशियल लिखते हैं c, और ये n साल के बाद तो ये लिखते हैं दोस्तों। तो हम इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये E बराबर P गुना R, ये तो दोस्तों एक साल का सरल ब्याज है। और ये अभी हमने देखा कि ये क्या है दोस्तों, ये n/Cn। और EMI को हम E1 भी लिख सकते हैं। E1 मतलब पहला हफ्ता जो EMI का होगा उसे हम E1 बराबर E रहता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला सिमेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, E1/S1 बराबर n/Cn, यानी EMI की अमाउंट बटे एक साल का सरल ब्याज बराबर n साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले अमाउंट जिसे हम मिश्र धन कहते हैं बटे ये n साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ये सरल ब्याज है इधर, और इधर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो EMI की अमाउंट एक साल बाद हमें कितने रुपए देने पड़ेगी उसकी अमाउंट, और ये है पहले साल बाद, या पहले साल बाद जो EMI के अमाउंट का यानी EMI का हफ्ता देना है ये है, और ये है n साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी मिश्र धन होगा ये है। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिमेट्रिकल फार्मूला है, सिमेट्रिकल फार्मूला है दोस्तों ये EMI का। देखो E1/S1 बराबर n/Cn, यानी पहले साल के अंत में दोस्तों EMI का जो हफ्ता देंगे वह, और उसके अंत में होने वाला सरल ब्याज, इसका रेशियो कैलकुलेट करो, और n साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिश्र धन कैलकुलेट करो और उसको डिवाइड करो चक्रवृद्धि ब्याज से। तो ये रेशियो या अनुपात कैलकुलेट करो और दोनों को इक्वेट कर दो, और उससे हमें मिलेगा दोस्तों EMI का फार्मूला, और उससे हम EMI आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे दोस्तों। अब इसी सूत्रों को एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, कला कौन से तरीके से शिक्षक, उस पर सोच करके खुद ढूंढने की कोशिश करो, कल मुझे दिखाओ। जब खुद से नहीं सोचोगे तब गणित में माहिर कैसे होंगे। खुद सोचने से तर्क शक्ति बढ़ती है। तो प्यारे छात्रों, खुद से सोचो, तुम्हें दूसरा तरीका भी ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको EMI का सरल सिंपल सूत्र मिल गया होगा। ये सूत्र किसी भी बुक में नहीं है, ये मैंने इस सूत्र से, ये सूत्र तो है मगर ये सूत्र किसी बुक में नहीं है, ये मैंने खुद से इंटरप्रेट करके इसको इस तरह से लिखा है ताकि याद रखने में आसानी रहे और EMI कैलकुलेट करने में दिक्कत ना आए। तो आजकल तो वेबसाइट से ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग करते, मोबाइल ख़रीद लेते, आदि चीज़ें खरीद लेते और वो अक्सर EMI पे लेते हैं दोस्तों, या बैंक से कर्ज लेते हैं, EMI से पे हाउस लोन लेते हैं। तो अक्सर हमें EMI कैलकुलेट करना पड़ता है, तब ये आप सूत्र ज़रूर लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो अधिक लेक्चर्स देखने के लिए हमारा VMAcademy चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।